जी अस्सलाम वालेकुम। अब तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर स्टूडियो में बहुत सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत इनका वसी तजर्बा है सहाफ़त में, बहुत बड़ा नाम है जनाब साले ज़ाफ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर वेलकम। और पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे कि सानिहा 9 मई के हवाले से जो मुल्ज़िमान थे उनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है। इस हवाले से ISPR का एलामिया सामने आया है। इस एलामिया में कहा गया है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ पुरतशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। इस ISPR के जो बहुत ही एक तफसीली प्रेस रिलीज़ आई है, इसमें इन 25 मुल्ज़िमान जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनके नाम, वल्दियत समेत और कहाँ कहाँ उन्होंने हमले किए, जिसमें जनाह हाउस पर हमले शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो PAF बेस मियांवाली है और बनू कैंट है और मुख्तलिफ लोकेशंस हैं जब 9 मई में शरपसंदों ने मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस थी उनको अटैक किया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आज सामने आ चुकी हैं और इसमें जहाँ बहुत सारी और अहम जो है वो जुमले हैं, वहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है जिसको मैं खसूसी तौर पे चाहूँगी कि अपने स्टार्ट में उसका जिक्र करूँ और फिर हम उसके ऊपर अपनी डिस्कशन करें। उसमें ये कहा गया है कि 9 मई की सज़ाएँ इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मंफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार हुए, सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएँ तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं जो आज की ये डेवलपमेंट है। और जनाब साले ज़ाफ़र साहब, सर आपने भी ये प्रेस रिलीज़ देखी, एक बड़ी डिटेल सामने आई और जिस तरह उन तमाम मुल्ज़िमान की तफसीलात भी आई, फिर एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो मुल्ज़िमान जो हैं उनमें से कुछ अपना जुर्म भी कबूल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो टाइमिंग है इस फैसले के सामने, सज़ाओं के और ये एलामिया के सामने आने की, कैसे देखते हैं आप इसको? शुक्रिया जी। मैं आपका जो सवाल है इसकी तरफ तो बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये दरअसल एक जंगी क़दम था। ये जो कार्रवाई थी ये जंगी कार्रवाई थी। अब देखिए, दो मुल्कों के दरमियान जब जंग होती है जी। तो उनका पहला टारगेट आपकी डिफेंस इंस्टॉलेशंस होती हैं। यस। दुश्मन जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि आपकी कंटोनमेंट्स को हिट करे, आपकी जो डिफेंस की जो सहूलतें हैं उनको ख़त्म करे, उनको तबाह करे। उनसे दो मकसद हासिल होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी जो कैपेसिटी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, आपकी जो फ़ौज है जो लड़ती है उसका मोरल डाउन किया जाए। तो ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, मैं समझता हूँ कि ये जंगी कार्रवाई थी। अब जंगी कार्रवाई के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप पे हमला आवर हो रहा है उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, वो सफ़ेद पारचात में है, सफ़ेद कपड़ों में है, या उसके पास जो हथियार है वो छोटी तरह का है या बड़ी तरह का है। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, ये एक जंगी कदम था और इस जंगी कदम का जो जवाब है वो यही होता है कि जब दुश्मन हमला आवर हो तो उसको जवाब एक ही तरीके से दिया जाता है, वो गोली से दिया जाता है कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दुश्मन ने आपको ख़त्म करने की कोशिश की है। और जंग का जो बुनियादी फ़लसफ़ा वो है ही ये। लेकिन मेरा जो अफसोस और मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि इतना अरसा इंतज़ार किया गया ये तय करने में, ये साबित करने में कि क्या ये जंगी हरकत थी कि नहीं थी, क्या इस हमले को हम दुश्मन का हमला समझे कि ना समझें, किस तरह भी दुश्मन का हमला नहीं समझे। अगर दुश्मन का कोई कारिंदा, कोई उसकी इंटेलिजेंस का, कोई उसकी जो सीक्रेट सर्विस है उसका बंदा या बंदे आपके डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हमला करेंगे तो आप क्या उनको इस बात का इंतज़ार करेंगे कि वो यूनिफॉर्म पहन के आपके पास आए? नहीं। लेकिन सर यहाँ पे उनका एक ही इलाज था, उनका एक ही मदावा होना चाहिए था कि उनको गोली से उड़ा दिया जाता। मैं ये बात को सख्ती से नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ध्यानदारी से महसूस करता हूँ
कि उनका इलाज यही था कि उनको गोली से, अगर आप ये गोली से उनको नहीं ख़त्म कर सके और उसके बाद आपने, चूंकि वो आपके अपने अहले वतन थे, जी, यही आप मैं पूछना समझते चाहती थे कि दुश्मन अपने थे ना, कोई गैर नहीं थे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि अगर कोई दुश्मन, जो आप बात करें कि दुश्मन का ट्रीटमेंट ये होना चाहिए कि उसको गोली से उड़ा दीजिए, लेकिन यहाँ दुश्मन अपने हम वतन हैं, उनका क्या करें? गुजारिश ये है कि अगर कोई हमारा हमवतन वही काम करे जो हमारा दुश्मन करना चाहता है, तो उसके साथ तो ज़्यादा सख्त जवाब होना चाहिए, रद्द-ए-अमल उस पर ज़्यादा सख्त होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो मैंने ततम्मे के तौर पर, एक पस मंज़र के तौर पर आपको अर्ज़ किया कि इन लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, किसके ये मुस्तहक़ थे, जो अब भी नहीं किया गया, अब भी उनके लिए गुंजाइश पैदा की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अदालतें, जिन्होंने इस सारे मामले में इतना तवील इल्तवा जो है उसको रवा रखा, उसके लिए गुंजाइश पैदा की, वो क्यों की? क्या उनको एहसास नहीं था कि ये पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं? क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था ये पाकिस्तान की फ़ौज की सहूलत की जगह हैं? क्यों ऐसा हुआ? ये बहुत बड़ा, आपने चूँकि टाइमिंग प्लस पूछा कि ये टाइमिंग क्या है, तो मैं टाइमिंग के लिए मेरी दानिश में ये टाइमिंग अगर ताख़ीर हुई है तो इसकी ज़िम्मेदारी उन अदारों पर है, उन अदालतों पर है जिन्होंने इसके मुकदमात को चलने नहीं दिया या इनको बचा के रखा या इनके लिए सहूलत कारी की है। तो अब ये, अगर वो ये फ़ैसले, देखिए जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रेफरेंस दिया कि लंदन में, अमेरिका में कैपिटल हिल पे जब अटैक हुआ, लंदन में जब हुए, तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको निपटा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका में दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, बरतानिया में इस तरह की दोबारा कोई हरकत नहीं हुई। अगर ये मामलात 9 मई को जो हुए थे, 19 मई तक इनका फैसला नथारा हो जाता, तो पाकिस्तान में एक 1.25 साल से जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है, जो इन्हीं लोगों के साथियों और दोस्तों ने, इन्हीं के रफ़क़ा ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है, पाकिस्तान को इस बुरे वक्त का सामना ना करना पड़ा। अच्छा सर, लेकिन ये बताएं कि जो टाइम इतना दिया, दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ये जल्दी फैसले होने चाहिए, लेकिन 1.5 साल से ज़ायद का तकरीबन वक्त मिला है इस सारे ट्रायल में, तो ये इसका मकसद कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये फेयर ट्रायल चाह रहे थे ताकि इसको कोई क्वेश्चन ना कर सके? कल को ये भी तो एतराज़ आ सकता था कि जल्दबाजी में ये किया गया और जल्दबाजी में सज़ा दे दी गई, तो एटलीस्ट अब क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इसको? ये बड़ा ख़तरनाक आपने पहलू उसको आश्कारा किया। इसका मतलब ये है कि इंसाफ में ताख़ीर की जाए ताकि ये तासुर कायम किया जा सके कि जी इंसाफ हुआ है। नहीं, समरी ट्रायल अगर बरतानिया में हो सकता है, जो खुद को सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है, अमेरिका जो कि मुसलमान जमहूरी मुल्क है, अगर वहाँ पर 10 दिन और 15 दिन के अंदर फैसले हो सकते हैं, तो हम महज इसलिए फ़ैसला करने में ताख़ीर की इजाज़त दे दें कि जनाब इसको फेयर ट्रायल इस्टेब्लिश करना चाहिए। ऐसा मेरी मालूमात भी ये है कि ये सिर्फ अदालतों की रुकावटों की वजह से हुआ। फेयर ट्रायल का तो उन्होंने इंश्योर किया था पहले दिन से। हमारी इत्तफाक है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं ख़ास तौर पर, इनके बारे में ऐसी कभी शोहरत नहीं हुई कि इन्होंने कभी नाइंसाफ़ी की हो। हमेशा मुलज़मों को, मुजरमों को उन्होंने पूरा वक्त दिया अपनी सफाई पेश करने का। आप देख लें कि काफ़ी लोगों को छोड़ भी दिया गया, बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। इससे और ज़्यादा फेयर ट्रायल की क्या एश्योरेंस चाहती है? लेकिन ये कहना कि ये 1.5 साल का जो अरसा है, ये इसमें फेयर ट्रायल की वजह से ताख़ीर हुई, नहीं। हमारी अदालतों ने, फ़ौजी अदालतें या सिविल अदालतें, उनका ज़िम्मेदारी है कि वो इतनी इसमें ताख़ीर की इजाज़त ना दें। ये जो ताख़ीर हुई है, इससे मुल्क का नुकसान हुआ। अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज़ जिसको मैंने अपने उसमें ओपनिंग में भी पढ़ा, इसमें ये भी कहा गया है कि ये वाज़े पैगाम है उन लोगों के लिए जो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेसाल करते हैं। ये वाज़े पैगाम किसी एक सियासी जमात के लिए है या और कुछ और लोगों के लिए भी है? देखिए, ये हमारी ISPR का हुस्न ज़न है कि 1.25 साल तक लोगों को जेल में रखा, सज़ाएँ छोटी मोटी सुनाई और मामला ख़त्म। नहीं, इनको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए थी। अब देखिए, जिना हाउस जो है ये कायद आज़म का घर है, वो एक तकरीम अपनी जगह, कोर कमांडर का घर है, उसकी वो हैसियत अपनी जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उस घर को ताख्तो ताराज करके दुश्मन को क्या पैगाम दिया है। उन लोगों को बिल्कुल किसी तरीके से भी उनके साथ नरम सलूक नहीं होना चाहिए था
और उनके साथ बिल्कुल ये जो आप समझते हैं कि तनबीह की है, आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग शॉट है, और उनको ये समझना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हुआ तो वो जो मैंने आपकी शुरू में अर्ज़ किया कि गोली का जवाब गोली होना चाहिए, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन यहाँ तो गोली नहीं भी चलाई जाती तो ट्रेंड्स बन जाते हैं, गोली क्यों चलाई, डी चौक वाला आपके सामने है। गोली नहीं चलाई फौज ने, लेकिन एक ट्रेंड बन गया। लेकिन गुजारिश है, यही तो कमज़ोरी है कि क्यों नहीं चली। देखिए, अगर इंडिया में रिसेंट वाक़यात हुए, उन्होंने गोली चलाई है, गोली मारी है। अब कंटोनमेंट के ऊपर हमला, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हो, बेस पे बेस पे हमले हो, हमारे जहाज़ों को आग लगाई जाए, और फिर भी आप गोली का इस्तेमाल ना करें। मैं तो इसमें बिल्कुल समझता हूँ कि ये जवाब था, जस्टिफिकेशन थी, मौजूद थी कि उन लोगों को शूट होना चाहिए था। तो आप समझते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने नरमी बरती है इन लोगों के साथ? जनरल आसिम मुनीर बुनियादी तौर पर एक बहुत ही नेकोकार शख्स है, और हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा मैं उनकी तबीयत को जो मैं समझ सका हूँ उसमें बहुत ज़्यादा ही नरमी है, शफ़क़त है। वो यकीनन नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके का हो, लेकिन मैं तो जनरल आसिम मुनीर की इस मामले में नरमी का भी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूँ कतई तौर। देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ कि ये इंतबा नहीं, मिसाली सज़ाएँ होनी चाहिए। मतलब 10-10 साल की मैक्सिमम जो सज़ा है वो 10 साल की है, तो आप नहीं सेटिस्फाइड? आप क्या समझते हैं कि इससे ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी? मेरी अर्ज़ यह है कि इसके लिए अगर कैपेसिटी 10 साल की सज़ा का है तो ये कम है, इसको बढ़ना चाहिए। अगर कानून नहीं है तो कानून बनना चाहिए। अब फौजी जो शामियाँ हैं, जो हमारी दफाई तनसीबात हैं, उन पर हमले के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, नरम रवैया है। इंतबा ज़रूर है, लेकिन ये नरम है सलूक जो किया गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मास्टरमाइंड्स और मंसूबा साज़ों की बात की गई है। तो मास्टरमाइंड्स तो सबको मालूम है कौन थे, मंसूबा साज कौन थे। ऑल दो जो है वो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इसको ओन नहीं करती। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। जो खान साहब है वो कहते हैं मैं तो खुद जेल में था, तो ये मुझे तो मालूम नहीं ये किसने किया, आप खुद जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, ये उनका मौक़िफ़ है। क्या कहेंगे इस पर? गुजारिश यह है कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं, ताकि फिर उस जुडिशल इंक्वायरी का वो उसका बद उड़ाएँ, उससे उसका मजाक उड़ाएँ, उसके ऊपर ट्रेंड्स बनाएं, उसके ऊपर एक झूठी सच्ची दलीलें जारी करें। मकसद उनका इंसाफ के तरफ जाने का नहीं है, मकसद यह कि किसी तरीके से इसको साइड ट्रैक किया जाए ताकि ये जो हक़ाइक़ हैं इनसे बचा जाए। अब ये जो लोग आए थे 9 मई को जी, ये क्यों आए थे? कोई खुदा ना खास्ता इनके घर पे किसी ने डाका मार दिया था? क्या इन लोगों के कपड़े किसी ने उतार दिए थे? क्या इन लोगों से किसी ने जेवर छीन लिया था? इनके घरों से जेवर नहीं चोरी, डाका मार दिया था किसी? नहीं, ये उस एक्शन का रिएक्शन बनाया गया जो इमरान की गिरफ्तारी के ऊपर इन्होंने ज़ाहिर करना था। और इन्होंने ये, देखिए, अर्ज़ यह है कि लाहौर में रिएक्शन हो तो फौजी तनसीबात, सरगोदा में रिएक्शन हो फौजी तनसीबात, फैसलाबाद में रिएक्शन हो तो ISI का हेडक्वार्टर, पिंडी में रद्द-ए-अमल हुआ तो GSQ पे हमला, मर्दान में रिएक्शन हुआ तो पंजाब रेजिमेंट के दफ्तर पर, पेशावर में हुआ, बाला हिसार, उसके बाद रेडियो पाकिस्तान। तो ये क्या था? ये इतना ऑर्गेनाइज्ड रिएक्शन था जिसके बारे में दलील तो बात की बात है, ये एक जो जिसे कहना चाहिए ना कॉमन सेंस, वो ये कहती है कि ये उसी एक्शन का नतीजा था जो 8 मई को गिरफ्तारी हुई थी। और फिर ये कहा, वो आपने देखा उनकी पार्टी का एक जो लीडर है वो उसका आपने देखा सुना होगा ऑडियो, जिसमें उन्होंने कहा पहुँचे उन जगहों पर जिन जिन की आपको निशानदेही की गई है। फिर वो लाहौर की जो खातून है उसकी भी, जिसका आप नाम ले रही हैं, उसने भी कहा था कि हम सब लोग जा रहे हैं कोर कमांडर के घर की तरफ। तो ये क्या था? ये कहना कि जी मैं जेल में था और आप, ये तो मेरे फॉलोअर्स थे और ये मैं जेल में था और ये जो सब कुछ हुआ है मुझे पता नहीं था। जनाब, कैसे नहीं पता था? ज़मान पार्क में तो ये सारा पूरा मनसूबा बनाया गया और इसका सबूत अभी आपको मिलेगा। जो अभी ट्रायल होगा कुछ लोगों का, आपको नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि ये वाक़तन इन लोगों का बिल्कुल सिक्का बंद मनसूबा था। ये
ये बात इसी प्रूव होगी। आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है और आपकी बड़े सोर्सेज भी बड़े ज़बरदस्त हैं, आपके पास अंदर की खबर होती है। ये बहुत ज़्यादा बातें हुई कि ये मंसूबा बना, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये मंसूबा कब से बन रहा था और इसमें कौन कौन शामिल था? देखिए जी, मेरी राय में ये मंसूबा बनाया गया है इमरान खान, उनके बहुत जो करीब तरीन लोग हैं और उनके उस सरपरस्त के ज़रिए से बना जो आजकल हिरासत में है। आप जनरल फैज़ की बात करें, खुल के बात कर लेते हैं। कोर जनाब DGISI हुई। ठीक। और ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में एक मुकदमे का हुक्म जारी किया और जब उनकी तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो 9 मई भी उनका है, उसके अलावा बाकी जो बही तबाही हुई है उसमें भी उनका हाथ है। और वो सारा ये जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे जो असल ताकत थी वो थी PTI के चेयरमैन इमरान खान की। उसके और उनके मफादात आपस में मिले हुए थे। उनका मकसद ये था कि 20 साल मैंने हुकूमत करनी है, इनका मकसद ये था कि 10 साल मैंने फ़ौज की क़यादत अपने पास रखनी है। अच्छा। और अब मिलकर हम इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे। ये सारा वही मंसूबा था। और 9 मई का जो एक्शन है ना, उसका मकसद सिर्फ इन तनसीबात पे हमला नहीं करना था। 9 मई के हमलों का मकसद फ़ौज के अंदर म्यूटनी कराना था, डिवीजन करना और मुतनाज़े बनाना। ताकि फ़ौज रिएक्ट करे और उसके नतीजे उसमें वो डेफिनेटली टारगेट उनका मौजूदा आर्मी चीफ थे कि किसी तरीके से इनका आर्मी चीफ रहना नामुमकिन बना दिया जाए। आप ये गौर कीजिए एक्शन किस तरह किया उन्होंने। आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं है और जनाब आपने तनसीबात पे हमला कर दिया। तो ये तो अगर खुदा न खास्ता उनकी ये जो बात थी अगर क्लिक हो जाती तो बल आलम बिस्वा पाकिस्तान का क्या हाल होता। पाकिस्तान के दुश्मन तो हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। तो जो टारगेट्स बनाए गए, जो सिलेक्ट किए गए कि यहाँ करना है यहाँ करना है, ये टारगेट्स भी इसी पूरे एक प्लान का हिस्सा थे? ये सारे टारगेट सिलेक्ट किए गए पहले से या ये एब्रप्टली एक वो था? ये टारगेट इमरान खान का बाप भी सिलेक्ट नहीं कर सकता था। उसके लोगों को जनरल फैज़ हमीद के ग्रुप ने या जनरल फैज़ हमीद ने ये सारा आइडेंटिफाई करके दिया है। अब आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये सबूत मिल चुके हैं कि इमरान खान ने उनको कहा और उसने आगे से बिल्कुल टारगेट आइडेंटिफाई करके दिए। और उसके जो लोग अभी मफरूर हैं ये वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये आपको जो सबूत है अगले चंद दिनों में सामने आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। और ये कुछ भी नहीं अभी हुआ। ये जो आज आप ISPR का जिस प्रेस रिलीज का हवाला दे रही हैं ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल चीज़ आपको पता चलेगी जब हकीकी जो असल मुजरम है, हकीकी आज़ादी के चाचे मामे जो बने हुए हैं, जब उनका केस सामने आएगा आपको पता चलेगा कि ये था क्या। अच्छा साले जाफर साहब, अब ये 9 मई की जो लीड्स जा रही हैं और मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों की बात जैसे अभी हम भी कर रहे हैं तो खान साहब की तरफ जा रही हैं अगर, तो फिर खान साहब का भी मिलिट्री कोर्ट में कोई ट्रायल होगा इस तरह का चीज़? उनके ऊपर भी एक तो 190 मिलियन पाउंड वाला फैसला भी पीर को आ रहा है और फिर अब ये वाला मसला भी हो गया। क्या देखते हैं आप? देखें जी, जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड का केस है वो तो ओपन एंड शट केस है। वो तो शट एंड ओपन केस है। अच्छा। उसमें अगर सज़ा नहीं होती तो इसका मतलब इट वुड बी मॉकरी ऑफ जस्टिस होगी। राइट। वो तो राइटिंग ऑन दी वॉल 14 इयर्स की वो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि जी हम सज़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी उनको भी पता चल चुका है कि 14 साल सज़ा हो सकती है इसमें। अर्ज यह है जी कि अब ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी उनको कितनी डोज मिलनी है। लेकिन यह है कि वो कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें उनकी बरियत हो सके। ये उसके मामले में शायद बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है उन 190 मिलियन पाउंड वाला। अच्छा। लेकिन ये जो 9 मई का मामला है ये बहुत सीरियस चीज़ है। इसमें बहुत कुछ है। अच्छा। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनके नतीजे में बात 14 साल की सज़ा से शायद ऊपर जा सकती है। अच्छा। हाँ। तो ये तो बड़ी आप खतरनाक बात कर रहे हैं। ये मैं अर्ज करूँ कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये अलग बात है कि वो उन सज़ाओं पे कोई माफ़ी मिल जाए, अमल ना हो जाए। जी हाँ, एग्रीमेंट कह लें या वो जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उनका बड़ा नरम दिल है और वो समझें कि भाई ये शायद पनिशमेंट ज़्यादा इसमें गुंजाइश पैदा की जाए। अपने जिस तरह आप कह रही हैं कि अपने हमारे हम वतन हैं तो हम वतन का जो एक तस्वर है वो उनके दूध शायद उतर आए तो वो कहे अच्छा इनके ऊपर थोड़ी सी मरम्मत की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको
इतने सीरियस है मामलात हैं कि वो सज़ा 14 साल से ऊपर जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि जो मास्टरमाइंड या मंसूबा साज हैं, जिसमें दो शख्सियात का भी आपने जिक्र किया, जनरल फैज़ हमीद का और इमरान खान साहब का, तो इनके हवाले से कोई आर्टिकल 6 या कोई इस टाइप की कार्रवाई भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है? गुजारिश यह है कि आर्टिकल 6 अपनी जगह है, उसके अलावा सीक्रेट एक्ट की वायलेशन भी हैं, उसके अलावा मुल्क के अंदर निज़ाम को दरहम बरहम करने का एक पूरा मंसूबा है, ये उसका एक हिस्सा था। ये पूरे का पूरा ये मंसूबा इससे नहीं था जो 9 मई को हमारे सामने आया। इसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ करने का प्लान था। अगर खुदा न खास उसमें अमल हो जाता तो मुझे आज पाकिस्तान का की शक्ल ही कुछ और नज़र आती, इसकी तस्वीर ही कुछ नज़र। ये अल्लाह करीम ने बहुत एहसान किया कि इन लोगों को चेक किया गया, इन लोगों को रोक लिया गया, वरना बड़ी तबाही से बचा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपने जिक्र किया कि 20 साल का मंसूबा था कि 20 साल खान साहब हुकूमत करेंगे और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो फ़ौज की क़यादत करेंगे, ये मंसूबा डिस्टर्ब कहाँ से हुआ? जनरल बाजवा ने इसको डिस्टर्ब किया? कौन था इसको ख़राब करने वाला? मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह करीम का करम हुआ पाकिस्तान पे कि ये मंसूबा अपसेट हुआ, डिस्टर्ब हुआ। ख़राबी वहाँ से शुरू हुई जहाँ पे फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान ना नज़र आने वाली चपकल शुरू हुई। ठीक। जनरल बाजवा का ये ख्याल था कि वो फैज़ हमीद की बजाय एक टेन्योर और फ़ौज की क़यादत अपने पास रखें। राइट। फैज़ हमीद का और इमरान खान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बाजवा साहब की छुट्टी अब कराई जाएगी, कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और वो मिलकर रूल करेंगे जैसे उन्होंने प्लान किया हुआ था। तो ये ख़राबी उनके हिसाब से वहाँ से शुरू हुई और वो जो मिसट्रस्ट था उसकी फिर ये ऑफ शूट थी कि गवर्नमेंट भी गई, प्राइम मिनिस्टर साहब भी फारिग हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी हमाकत की कि जिसकी बुनियाद पर आर्टिकल 6 तो उसमें लग जाना चाहिए था। व्हाट टॉक ऑफ क्या 9 मई का इंतजार। साइफर की बात कर रहे हैं आप? साइफर के बाद उसके अलावा उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन थी उसको सबवर्ट किया जिस तरीके से, दैट वाज सबवर्शन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरियस, एक नहीं बेशुमार है। अब उसका आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, ये आप देखिएगा जब ये अब थोड़ा सा अदालतों को आज़ादी नसीब हुई है, आपको नज़र आएगा कि इनके मामला जो है वो, इससे पहले तो गुड टू सी यू के अलावा था ही कुछ नहीं। अब एक मुजरम या मुलजम को जी मुल्क की आला तरीन अदालत का जज ये कहे कि गुड टू सी यू, अब बताइए वहाँ आप इंसाफ की कैसे? फैन फॉलोइंग है ना? हाँ जी, फैन फॉलोइंग है। नहीं जी, फैन फॉलोइंग अपनी जगह है। फैन फॉलोइंग तो इबलीस की भी बहुत है। हर बुरा काम जो होता है वो इबलीस के फैन फॉलो करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? जी, मैं अब आना चाह रही थी, ये जो बात हम कर रहे थे कि कोई सेटलमेंट हो सकती है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ये मुज़ाकरात की भी बातचीत चल रही है और कुछ मैसेजेस अडयाला के अंदर से भी भिजवाए जा रहे हैं और वो दे आर वेरी कीन के इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो जाए। आज की डेवलपमेंट के बाद आपको लगता है कि कोई बातचीत का दरवाज़ा खुला है? अर्जिया जी के ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं जो मुज़ाकरात की बात हो रही है। सबसे पहले इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप को ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। वो इसके लिए कौम से भी माफ़ी मांगेंगे, वो इसके लिए फ़ौज से भी माफ़ी मांगेंगे और ये उनको कुछ सालों के लिए साबित करना होगा अपने चलन से कि वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद ख़राबियाँ पैदा नहीं करेंगे। अगर ये अंडरटेकिंग किसी तरीके से भी आ जाए, खा उनके पॉलिटिकल लोग दें, खा वो खुद दे, उसके बगैर ये बात। तो ये जो माफ़ी है वो उनको क्या टीवी पे आके मांगनी पड़ेगी, कोई वीडियो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी? अभी तक तो वो इसको ऑन ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं 9 मई को। ये कि ये पहला कदम तो यही होगा ना, मानना पड़ेगा कि 9 मई ये हमारा कार नुमाया है और हम इस पे शर्मिंदा हैं। अर्ज ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा सपूत, मैं तो उनके लिए बड़ी इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखता हूँ, डॉक्टर AQ खान जी। उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए माफ़ी मांगी, मुल्क के लिए, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी तकसीर के, सिर्फ पाकिस्तान बचाने के लिए। क्या ये अपने आप को उससे भी ऊपर चले गए हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले जो हमारे मोहसिन थे,
ये उससे भी ऊपर चले गए हैं, ये भी टीवी पे आकर माफ़ी मांग सकते हैं, इनको मांगनी पड़ेगी। अगर इनको अपनी अजीज़ है आज़ादी तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी से अगर टीवी पे मांग लेते हैं मसाइल हल हो जाएंगे, ये जो मसाइल दूरियां हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जी आपके ख्याल मैं में? अर्ज करता हूँ, उसके नतीजे में कम से कम वो जो आप फैन फॉलोइंग कह रही हैं उनको तो पता चल जाएगा कि मौसूफ हैं क्या, राइट। इनकी हकीकत आश्कारा हो जाएगी। वो जो इनका मुल्क को नुकसान पहुँचाने की जो उनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी अब। टूट जाएगी। सही। और वो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर ये कोई पीटीआई का शख्स ये समझता है या सोचता है कि फ़ौज इनको ऐसे ही लेकिन स्कॉट फ्री पीटीआई करे, वाले ट्रेंड चलाते हैं जी, खान झुका नहीं, खान डटा रहा, वो डटा रहा, वो नहीं झुका, वो ये इस टाइप के हम देखते हैं बिल्कुल सोशल ठीक है। मीडिया पे। पिछले 7 साल से खान का एक मौक़िफ़ रहा है कि जी ये जितने दूसरे सियासतदान हैं ये चोर हैं, डाकू हैं। बिल्कुल ऐसे। हमने इस नेशनल असम्बली में देखा कि जब इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उसने अपोजिशन के लोगों की तरफ देखना गवारा नहीं किया। उनके नाम ख़त लिखता था, लिखना पड़ा, उसमें उनके नाम नहीं लिखे, किसी को डियर नहीं लिखा, किसी को मिस्टर नहीं लिखा। जी मुझे बिल्कुल मालूम। ठीक है जी। जी। फिर इसके अलावा उसी अपोजिशन ने जब उनको कहा कि भाई आए बैठ के हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं मुल्क की, उसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा हाँ आप मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो अर्ज ये है कि वो शख्स जो अपोजिशन के अपने मुखालफिन के बारे में ये कहता होगा कि चीन की तरह मुझे इख्तियार मिल जाए तो मैं ये 5000 ये जो नाम मकसद तो उसका यही था ना जी कि अपने मुखालफिन को मैं फांसी लगा दूं, उनको गोली से उड़ा दूं ताकि मुल्क का अमन और सुकून हो जाए। उनके बारे में उसकी राय ये है कि इनको मुझे गोली मार देनी चाहिए। अब उनके साथ एक्सट्रीम राय है। अब उनके साथ बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए पाँव पड़ने के सिवा और क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। किया आप ये कह रही हैं ना कि ये क्या ये हुआ, तो ये हुआ ना ये। अब ये इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो शख्स जिसने अपना ईमान बनाया हुआ है कि यू टर्न होना जो है वो बड़े लीडर की निशानी है, क्या उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं? उससे मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। मैं आपको अर्ज़ करूं इनके कोई दुनिया की, लेकिन नहीं, उधर से भी तो ये कहा जा रहा है ना कि जब तक हमारे सियासी जो कैदी हैं उनको रिहाई नहीं मिलेगी हम भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ है। जी आपने पहले ये सवाल ये किया था कि ये जो मुज़ाकरात हैं उसमें इन्होंने कहा था क्या हम खान लेटा नहीं है, डटा रहा है। ये डटे होने की निशानी है, ये तो फ्लैट होने की निशानी है। अब दूसरा सवाल आपने क्या कह रही थी? जी मैंने आपसे ये पूछा कि वो कह रहे हैं पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे लोगों को जो सियासी कैदी बनाए गए हैं उनकी रिहाई नहीं होती, तमाम बशमूल इमरान खान, उस वक़्त तक हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यानी वो डटे हुए तो अभी भी फिर हुए ना। आज 3 दिन हो गए हैं कि इनके लोगों की आपस में गुफ्तगू हो रही है बिहाइंड द कर्टन। ठीक है जी। खान तो जेल में अच्छी है। खबर दे रहे हैं आप हमें। हाँ खान तो जेल में है, खान तो जेल में है। इनके लोगों को सजाएं भी हो रही हैं, तो इनकी कौन सी बात मानी गई है? अब तो वो ये कहते हैं कि आप लिल्ला में फेस सेविंग दें और मुज़ाकरात करें, गुफ्तगू करें और हमें आप मौका दें कि हम आपकी को खिदमत कर सकें। मैं अर्ज़ करूं कि ये आपका डटे हुए हैं, ये लेट जाने से भी ज़्यादा बुरी कैफियत में है। ये बिल्कुल ज़हन में निकाल दे, ये जो इनका सोशल मीडिया है ना जी, हाँ जी, ये इसके पास मास वाइज अपने लोगों को गुमराह करने के कुछ नहीं है इनके पास। बिल्कुल ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है कि वो डटा हुआ है, वो लेटा हुआ है। प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ। बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बिल्कुल अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इनको पता उस वक्त चलेगा जैसे 1971 की जंग में बहुत बातें होती थी, लेकिन आखिर पे नतीजा क्या निकला? अब इनका सरेंडर का टाइम आ रहा है। लेकिन अभी आपको लगता है कि जो 3 दिन से आपने जिक्र किया कि टॉक्स चल रही हैं, ये टॉक्स उधर से कौन है इधर से कौन है, हुकूमत के साथ चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही हैं? ये भी थोड़ा बताएं, ये भी ब्रेकिंग होगी। गवर्नमेंट के लोग जो हैं उन पॉलिटिकल लोग हैं, इनका भी पॉलिटिकल साइड है। ठीक। और वो मुज़ाकरात अभी सिर्फ इस बात पे हो रहे हैं कि आप हमें किसी तरीके से माफ़ी तलाफ़ी करा दें। अच्छा जनाब, अब ये माफ़ी तलाफ़ी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात अब आप इनके ख़िलाफ़ मुकदमात कैसे ख़त्म हो सकते हैं? इनको जेलों से बाहर गवर्नमेंट किस तरह ला सकती है? वो तो अदालतों के फैसले हैं।
लेकिन वो कहते हैं कि जी ये हमें पता है कि ये गवर्नमेंट ने सारे मुकदमात किए हैं, गवर्नमेंट चाहे तो ख़त्म करा सकती है, पीटीआई का मौक़िफ़ है। नहीं, पीटीआई का मौक़िफ़ होना वो असूली तौर पर तो प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट की होती है। जब भी हो कोई, इवन जब कोई कत्ल भी हो जाता है तो उसका मुकदमा भी गवर्नमेंट की तरफ से ही दाखिल होता है, वो तो है। लेकिन मसला ये है कि किस बुनियाद पर गवर्नमेंट ये करे, किस एश्योरेंस पे करे, क्या यकीन दहानी है इनकी तरफ से। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, अभी जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हैं, एक पहले पीटीआई ये कहती थी कि इनके तो हाथ में कुछ है नहीं, ये तो एक बेइख्तियार हुकूमत है, हम चाहते हैं कि वहाँ मुज़ाकरात करें जहाँ पे फैसले होते हैं। ओहो, ये तो भी आपको समझ नहीं आ रही कि या वहाँ से तो इनको जो धत्कार हुई है उसका तो कोई मिसाल ही कोई नहीं है ना। अब तो ये जिन लोगों को के बारे में ये कह रहे थे कि हम इनको गोली से उड़ा देंगे, हमें 5,000 लोगों को मारने का मुझे अथॉरिटी हो तो मैं इनको ख़त्म कर दूं, अब उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि उधर से इनको दरवाज़ा बंद मिला है, इसलिए इनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इनसे गुफ्तगू क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता चल जाएगा। आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं कि आपको पता चल जाएगा ये मुज़ाकरात क्या। मुज़ाकरात सिर्फ ये हो रहे हैं कि जनाब हमें एनआरओ दिला दे, हमें माफी तलाफी का एनआरओ जिसके मुखालिफ थे, हमेशा कहा करते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा किसी। नहीं जी नहीं, एनआरओ क्या, एनआरओ तो अब बहुत ही छोटी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा आगे चलेंगे, आपको पता चल जाएगा। 6-8 दिन की बात है। इनका सोशल मीडिया कहाँ तक कितना झूठ बोलेगा। पिछले 2-3 साल से झूठ की उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, हर बात पे झूठ। हर अब आप देखिए ना, आप जानती हैं कि सोशल मीडिया पिछले 1.5 साल से खान अगले हफ्ते रिहा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा, खान कल आ रहा है, परसों वहाँ हेलीकॉप्टर उतरा था, कल वहाँ पे जनाब वो लोग आए हुए थे। और उस बेचारे की हालत यह है कि बाज़ औक़ात जब गवर्नमेंट फैसला करती है तो उसको 10-10 दिन कोई मिलता नहीं है, मिलने के लिए कोई नहीं आता, और वो अंदर बैठा गालियाँ बक रहा होता है, चीखें मार रहा होता है। लोगों को तो अभी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इस तफसीलात का। बुरी हालत है उसकी। ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो भी अब गवर्नमेंट कहेगी, जो भी ये एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, ये बात आपको मानते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ये मान लेंगे, मानते हुए दिखाई देंगे आपको। वो जो आहिस्ता आहिस्ता वो सिचुएशन आ वो रही जो है। सिविल नाफरमानी की बात इन्होंने कही कि जी हमारे मुतालबात नहीं पूरे हो रहे, हमने अब सिविल नाफरमानी करें जिसमें बिलखसूस अगेन फौजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करना है, तो फिर से वो फौजी की बात कर रहे अच्छा, मैं हैरान हुआ जी जब से इन्होंने फौजी प्रोडक्ट की बाइकआउट का ऐलान किया। मैं जब भी वो स्टोर्स पे जाता हूँ वो कहते हैं जी फौजी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उनकी तो सेल बढ़ गई है। अच्छा, मज़ीद हाँ, लोगों को पता चल गया कि ये फ़ौज की मसनूआत है, लोगों ने वो ख़रीदना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको एक एतमाद होता है कि उसमें प्योरिटी भी होगी, उसके रेट्स भी ठीक होंगे, और उसको इस्तेमाल करने से तो ये इन लोगों ने तो उल्टा, ये आप खुद चेक कर लें, पता कर लें कि उनकी प्रोडक्ट्स की आप उनके स्टॉक एक्सचेंज आके देखें कि जितनी फौजी मसनूआत की कारखाने हैं उन सब के रेसेस जो है, रेट्स उनके जो बढ़ गए हैं, उनके शेयर की कीमत क्यों बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कारोबार फ्लर्श हुआ है। और बाकी आप ये जो सिविल नाफरमानी है, ये तो उनका एक पूरा एजेंडा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दिवालिया करना। ये सिविल नाफरमानी 2014 का जो लॉन्ग मार्च था और फिर धरना था, उस वक्त भी किया गया था और बिल जलाए गए थे, लेकिन वो चल नहीं पाई। अभी ये सिविल नाफरमानी अभी बस ऐसी हवा में एक थ्रेट लगता है। अगर यह है कि सिविल नाफरमानी जिस तरह आखिरी कॉल थी, आखिरी अरबा है, सिविल नाफरमानी चल नहीं सकती पाकिस्तान में, इसलिए कि जो लोग हमारे मुल्क से बाहर रह रहे हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं या मुलाजमतें करते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं वो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो अपने ख़ानदानों को सपोर्ट करते, पालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं। अब देखिए लोग क्या, वो अगर नहीं भेजेंगे पैसे, बिजली के बिल अदा नहीं कर सकेंगे, उसके अलावा दवाएं नहीं खरीद सकेंगे, खुराक नहीं खरीद सकेंगे, फैमिलीज हैं उनकी यहाँ पे, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं कर सकेंगे, तो ये वो 1 महीना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो सिविल नाफरमानी की बातें कर रहे हैं, वो तो उनके घरों में तशवीश की लहर दौड़ रही है। जो लोग जिनके स्पॉन्सर्स बाहर बैठे हुए हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनके घरों में परेशानी है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं मौसूफ, बजाय इसके कि आज अच्छा ये जो सिविल नाफरमानी, मैं आपको एक कर्ज करूँ, ये उनका पूरा वो जो प्रोपेगेंडा है ना जी, इन्होंने जो IMF से शुरू हुए थे, IMF से पहले इन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया इन्होंने, तो ये उसी का हिस्सा है।
अच्छा, सिविल ये नाफरमानी वही प्लान है जो वही चल रहा प्लान है। है। ठीक, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। लास्ट पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, कोई कैसे नुकात होंगे? एक तो आपने माफ़ी की बात की कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर माफ़ी नहीं होती तो फिर कोई मुज़ाकरात की कामयाबी का चांस है या नहीं? अर्ज यह है जी कि मुज़ाकरात की कामयाब, अब देखिए शराइत होती हैं पार्टियों के दरमियान, लेकिन एक मुबसर के जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, हम बाहर बैठे हुए हैं, मेरे नज़दीक जी मुज़ाकरात की कामयाबी की एक ही शर्त है कि पीटीआई के लीडर को, पीटीआई के फॉर्मर जो फाउंडर है या बानी है जी। या फॉर्मर चेयरमैन है, उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि ये जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसमें इसको वो ट्रबल फ्री रखने के लिए अपना रोल प्ले करेगा, अपना कंट्रीब्यूट करेगा। उसके लिए इसको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। उसके लिए अब ये कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम ये नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है वो सीधी हो सके, ताकि मुल्क में कोई इस्तेहकाम आ सके। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो एक तो प्लस पॉइंट है, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, कि माजी में ये हुआ कि हुक्मरान जो हैं वो एग्रीमेंट करके तो सेल्फ एग्जाइल में या वैसे एग्जाइल में चले जाते थे। ये क्रेडिट तो आप खान साहब को दें कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, जो भी हालात रहे फेस किया यहाँ रह के। हाँ उसकी, हाँ बिल्कुल, ये क्या खूबसूरत बात आपने की। ये कहाँ जाएंगे, कौन रखता है पाकिस्तान के लीडरों को, कौन एग्जाइल में रखता है? पहले जाते रहे कौन से मुल्क हमारे, हैं? यूके जाते रहे हैं। ठीक है, यूके नहीं जाते रहे। अच्छा, यूके नहीं जाते। सऊदी अरब एक मुल्क है, सऊदी अरब भी जाते हैं जी। सऊदी अरब के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, उसके बाद सऊदी अरब में इनका रहना इनके लिए मुसीबत है, और सऊदी अरब के लिए इनको रखना अपने लिए बाइसे आज़ार है। स्पेशली बीबी ने जो बयान दिया तो उसके बाद तो हाँ आप देखिए ना, उससे पहले भी इन्होंने जो कुछ किया, जो इन्होंने गुफ्तगू कैबिनेट की मीटिंग में की, जो न्यूयॉर्क जाते हुए जहाज़ में इन्होंने की, वो सारी इनको ट्रांसमिट हुई है। इसलिए इनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। और एग्जाइल जब लोग जाते हैं तो उसकी एक ज़मानत दी जाती है, एश्योरेंस दी जाती है कि जनाब ये मिसबिहेव नहीं करेंगे, ये हालात को ख़राब करने में कोई किरदार। जिस तरह मियाँ साहब गए जी हाँ गए। इनकी ज़मानत कौन देने के लिए तैयार है? कोई ज़मानत इनकी नहीं देती। इनकी सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम यह है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। यानी कभी ऑफर ही नहीं किया गया था खान साहब को कि आपको एग्जाइल में हम भेज देते हैं, यहाँ की लीडरशिप ने या किसी बाहर ने भी ऑफर नहीं किया कि आ जाएं हम आपको ले जाते हैं? अर्जिया जी के मामला हो आसफ अली जरदारी का, मामला हो नवाज शरीफ का, मामला हो शहबाज शरीफ का, तो ये ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकता है, आता रहा है। बिल्कुल। इनके केस में ये ऑप्शन ही नहीं है। ओके। इनके केस में ये ऑप्शन, क्योंकि ही इज सच स्लिपरी करैक्टर कि ये अगर कोई एश्योरेंस भी दे के जाएंगे तो हमारे लिए तबाही का ट्रस्ट नहीं करने को कोई ट्रस्ट करने जा नहीं। तो लिहाजा ये मजबूरी है। और ये जो देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, इनका सोशल मीडिया कहता रहा कि जी ये फलां की जब सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को एक्सेप्ट किया, जी, तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये हमारे पास वो आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। एक स्टेज पर उन्होंने उनका एग्रीमेंट, इसका मतलब यह है कि पहले उनकी कॉन्सेंट चाहिए कि हम इसको रखने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली। अब पहले होस्ट तो तैयार हो। वो तो इनको जो समझते हैं, वो मैं उसके लिए अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वो थोड़ा सा खिलाफे अदब हो जाएगा, वो इनको तैयार ही नहीं है कि अपने पास रखने को। लंदन इनको जाना इसलिए मुसीबत है कि जो इनकी खातून अव्वल थी उसने इनके लिए लंदन जाना ममनू कर रखा है। अमेरिका इसलिए नहीं जा सकते कि वहाँ की एक अदालत ने इनको याद कर रखा है जी। इसके सऊदी अरब इसलिए नहीं जा सकते या नहीं गए कि सऊदी अरब वाले जो हैं वो इनको इस काबिल नहीं समझे कि इनके साथ गुफ्तगू भी की जा सके, इनको रखा जा सके। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना कि 100 गल्लां दी कोई गल, वो ये कि नाकाबिले एतमाद हैं। ये मसला इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। कौन है जो इनकी एश्योरेंस देगा? कोई एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं, कोई गारंटर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साले जाफर साहब, बहुत अच्छी आपसे नशिस्त हुई, बहुत सारी बातें आज हमने खुल के की और आपने बहुत सारी खबरें भी हमें दी हैं। इसके साथ ही अब तक पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।